नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की जो क्लास है इस क्लास को लेकर के काफी बच्चों के बार-बार कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं यही को लेकर के कि हमारे एग्जाम को मात्र 1 महीने से कम रह गया है। अब इस 1 महीने के अंतर्गत आप है L1 और L2 के जो जीके का जो टॉपिक है, जैसे जीके का जो पोर्शन है सब्जेक्ट को छोड़ करके, चाहे वो L1 हो चाहे वो L2 हो, दोनों के कॉमन है। उनको ध्यान में रखते हुए पीछे जो अधीनस्थ बोर्ड का जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, जीके के अंतर्गत है, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत है, या यूं कह सकते हैं करंट जीके के अंतर्गत है, पॉलिटी के अंतर्गत है, वो थोड़ा समझा दीजिए। क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट ने कंप्लीटली 1 2 3 बार सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन अब लास्ट के अंतर्गत हम वो उन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो आपको अच्छा पढ़ना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि बात करते हैं राजस्थान की मृदा है, तो बात करते हैं मृदा के अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिप्सी फेरस है, कैल्सी फेरस है, नॉन कैल्सी फेरस है, तो किन किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। हिस्ट्री के अंतर्गत, कल्चर के अंतर्गत, करंट में, पॉलिटी में, जीके में और फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है। तो ये जो क्लास है उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगी जिन्होंने मतलब थोड़ा जिनका जीके वीक पड़ रहा है, क्योंकि अब जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, बस उस टॉपिक को, सिर्फ उन टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से निकाल दीजिए। प्लस जो टॉपिक आपको बता रहा हूं उन्हीं टॉपिक पे आधारित प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड के, उनको ध्यान से देखना है और उनके ऊपर आधारित जो प्रश्न पूछे गए आपको उन पे वापस एक्सरसाइज करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कितने मार्क्स वगैरह का, तो आपने देख लिया होगा 130 का L2 के अंतर्गत जीके का पोर्शन आएगा वहां पे है, और 180 तक का है वो L1 के अंतर्गत आएगा है। हाँ, वहां पे अंक बार का थोड़ा डिफरेंस है सब्जेक्ट को लेकर के, थोड़ा बहुत है, लेकिन जो टॉपिक्स है आपके जीके के वो कॉमन है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर जीके को लेकर के, और जीके के अंतर्गत ये क्लास L1 के लिए भी उपयोगी है और L2 के लिए भी उपयोगी है। सबसे पहले जीके के अंतर्गत जो टॉपिक्स है वो सब्जेक्ट आपका वो कौन सा है, जियोग्राफी, भूगोल के अंतर्गत है। देखिए, भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के एक टॉपिक उसमें दे नहीं रखा नाम ने, मैं आपको बता दूं, राजस्थान का साथियों जो नामकरण जो टॉपिक है, तो नामकरण टॉपिक के अंतर्गत आपको राजस्थान के जो नाम दिए गए थे, ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया, ब्रह्मवर्त में क्या नाम दिया गया, कर्नल टोड ने क्या नाम दिया है, जॉर्ज थॉम्स ने क्या नाम दिया है, वो देखने हैं। प्लस राजस्थान का जो कह सकते हैं जो मैप आधारित है, जैसे कि टीएच हैंडले ने दिया था हमारी, और राजस्थान की जो स्थिति है, लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण वगैरह है, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य है, उनको लेकर के थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा। रेड क्लिप को लेकर के है, मेरे ख्याल से ये टॉपिक हर एक स्टूडेंट का सामान्य हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्वरूप दोस्तों। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है ना, इन भौतिक प्रदेश में आपको क्या करना है, मोस्टली 2 टॉपिक पे ध्यान देना है। एक तो क्या थार का मरुस्थल है, और एक क्या है अरावली है, और एक इसके अलावा है हाड़ौती का पठार है। तो इनके ऊपर प्रश्न देखो किस प्रकार बन सकते हैं। थार का जो मरुस्थल है ना, थार के मरुस्थल के अंतर्गत, थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त है, बालू का स्तूप मुक्त है, 58.5% पे कौन सा पठार, कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है, 40.5 पे कौन सा फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त है बालू का स्तूप जो युक्त है, वहां पे बालू का जो स्तूप बनते हैं, पैराबोलिक है, आपकी सीप है, बरखान है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, या नेब का है, नेटवर्क है, हमादा है, रेग है, इर्ग है, जितने प्रकार के बालू का स्तूप हैं उनकी एक तो आकृति देखनी है। प्लस ये क्या करता है, आजकल उनके जिले भी पूछता है कि बरखान कहाँ बनते हैं, अनुप्रस्थ कहाँ बनते हैं, वो देखना है। साथ ही साथ अब आते हैं हम थार के मरुस्थल के अंतर्गत परंपरा जल संरक्षण की जो विधियां हैं, हालांकि इसने यहां भी डाल रखा है, हाँ ये रहा, इसके अंतर्गत इसने यहां भी डाल रखा है परंपरागत जल संरक्षण की जो विधियां हैं, तकनीक है, जैसे कि खड़ीन है, पलाया है, ये क्या कुछ है, नाड़ी है, टोबा वगैरह, यहां भी आ गया है, यहां भी आपको पढ़ना है। राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसमें बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, वहां पे इसको देख लेना है। अब बात आते हैं अरावली पे। तो अरावली में वो क्या कर रहा है दोस्तों, अरावली में अरावली की उत्पत्ति के दर पर अरावली कैसी थी, वर्तमान में अरावली क्या है, अरावली किसका अंग है, कितने क्षेत्र में फैली हुई है, कितने जिले आते हैं, और मेन बात है अरावली की जो चोटियां हैं, चोटियों को ध्यान से देख लीजिएगा। चोटियों का वो क्रम निर्धारण करना आता है। मोस्टली दक्षिणी अरावली की जो चोटियां हैं, मध्य अरावली की चोटी है, उत्तरी अरावली की चोटी है, उत्तरी अरावली की चोटियों में अलवर की चोटियों से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सीरावास है, बानगढ़ है, यहां से कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई देखनी है आपको। अब बात करते हैं पठार को लेकर के। अरावली के अंतर्गत दरे भी हैं, दरे भी देखना है कि कौन से दरे में से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, क्योंकि एनएच का टॉपिक उसने यहाँ पे दे रखा है, तो कौन से दरे में से कौन सा एनएच गुजरता है वहां पे आप देख ही लोगे है। और इसके हम बात आते हैं पठार के अंतर्गत है।
तो राजस्थान के पठार के अंतर्गत है। एक तो आपको ये प्रश्न देखना है, ग्रेट बाउंड्री जो फेल्ट है जिसको कहते हैं महान सीमांत भ्रंश है, वो देखना है। राजस्थान के जो बोमट का पठार है, बोराट का पठार है, उड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार है, मानदेसरा का पठार है, तो इन पठारों के ऊपर है जो प्रश्न बनेंगे, किन किन क्षेत्र को जोड़ता है, वहां से आपको देखना है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे है। अब इसके बाद हम बात आते हैं राजस्थान के मानसून तंत्र और जलवायु को लेकर के। सबसे पहले जलवायु का तो आपको पता ही है कि फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों इसका है, वह कौन सा, कोपेन भाई साहब हैं। तो कोपेन को देखना है, कोपेन के साथ और कौन सा देखना है, थार्नवेट देखना है, और थार्नवेट कोपेन ज्यादा पूछा जा रहा है। फिर एक लास्ट में टीवार्थ भी देख लीजिएगा, कोपेन थार्नवेट टीवार्थ है। सुनिए इनमें वो प्रश्न किस तरीके के पूछ सकते हैं, हमने बहुत बार बता दिया है। चारों के जो सांकेतिक कोड हैं, CAW है, BWH है, या BWHW है, BSHW है, वो देखना है। कोपेन थॉर्नवेट टीवार्थ तीनों का आधार क्या था, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करने का, प्लस अभी इसी ने ही उसमें पूछा था CET एग्जाम के अंतर्गत है कि राजस्थान में स्टेपी जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन से कोड में पाई जाती है, स्टेपी कहां पे है, राजस्थान के अंतर्गत है, या राजस्थान के अंतर्गत हम कह सकते हैं राजस्थान में है। जीरो फाइट वनस्पति कहां पाई जाती है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहां पाई जाती है। तो कोपेन के, थॉर्नवेट के, टीवार्थ के एक सारणी हमने डाल रखी है, यूट्यूब पे हमने क्लास भी डाल रखी है पूरी सारणी के माध्यम से। इनके सांकेतिक कोड, उनका क्लाइमेट का उसने वर्गीकरण किया, आधार क्या था, वनस्पति है, वर्षा है, तापमान वगैरह वगैरह है, और उनके सांकेतिक कोड, आधार, प्लस उन्होंने वहां की कौन सी मिट्टी बताई है और वहां की कौन सी उसने वनस्पति बताई है, ये आपको देखना है। अब बात आते हैं राजस्थान की वन संपदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की वन संपदा को लेकर के। देखिए भाई, तो राजस्थान की जो वन संपदा है ना, राजस्थान की वन संपदा में एक तो आपको देखनी है नवीनतम वन गणना, वन रिपोर्ट है, ISFR की नवीनतम वन गणना देखनी है। और वन गणना में संख्या की दृष्टि से ज्यादा वन 3 जिले देखने हैं, संख्या की दृष्टि से वन कम कहां पे है, वो 3 जिले देखने हैं, परसेंट की दृष्टि से वन ज्यादा कहां पे, वो 3 जिले देखने हैं, परसेंट की दृष्टि से वन कम कहां पे, वो 3 जिले देखने हैं। और पिछली 2019 के और 21 इन 2 सालों के दौरान है कितने वर्ग किलोमीटर में वनों की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट वनों की वृद्धि या कमी हुई है, वो देखना है। ज्यादा वृद्धि किस जिले की है, कम वृद्धि किस जिले की है। और राजस्थान के वन की जो नीतियां हैं, राजस्थान की अभी पीछे एग्जाम में पूछा गया था, CET एग्जाम में, राजस्थान की पर्यावरण नीति कब जारी की गई, फरवरी 2010 के अंतर्गत है। तो राजस्थान की नवीनतम वन नीति है, इको टूरिज्म जो नीति है जिसमें इसको शामिल किया गया है, पर्यटन को और वन को है। और राजस्थान की पहली वन नीति है, संशोधित वन नीति है, और वन संरक्षण को लेकर के सरकार की चलाई जा रही योजना, और उन योजनाओं में एक योजना है घर घर औषधि योजना, जो पौधे दिए जा रहे हैं। इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है, इस योजना का नोडल एजेंसी कौन सी है, वो आपको यहाँ पे देखनी है। अब बात करते हैं वनों की प्रशासनिक दृष्टि से, वनों का जो वर्गीकरण किया गया। प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन है, आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, और अवर्गीकृत वन है। प्रोटेक्ट है, रिजर्व्ड है, एंड अनक्लासिफाइड वन है। तो तीनों के जो वन है ना, तीनों के वनों में कितना कितना है, जैसे अनक्लासिफाइड कितने पे हैं, प्रोटेक्ट कितने % पे हैं, या इसके अलावा है हम रिजर्व्ड कितने % पे हैं, राजस्थान में ज्यादा संरक्षित कहां पे है, आरक्षित कहां पे है, अवर्गीकृत वन कहां पाए जाते हैं, ये देखना है। और राजस्थान की महत्वपूर्ण जो वनस्पति, अभी CET में पूछा गया था कि कत्था बनता किस पेड़ से, खेर के पेड़ से है, और सुगंधित इत्र बनती है किससे, खस से बनती है ना। तो यहाँ पे कुमट झाड़ी कहाँ पे है, खस कहाँ पे है, बूर कहाँ पे है, सिवण घास कहाँ पे है, महत्वपूर्ण जो वनस्पतियां हैं उनको किस क्षेत्र में पाई जाती है, उनको लेकर के आपको देखना है। और हम बात करते हैं इसके अलावा, तो ये वन संपदा में आप पढ़ ही लोगे। और अब बात आते हैं जो वन्य जीव है, जीव जंतु है, और वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए दोस्तों, राजस्थान के वन्य जीव जंतु के अंतर्गत प्रत्येक जिले के शुभंकर देखने हैं, आपके प्रत्येक जिले में वो आ जाता है। वन्य जीव जंतु में डूंगरपुर का कौन सा है, प्रतापगढ़ का कौन सा है, 33 जिलों के 33 शुभंकर देखोगे। प्लस इसके साथ ही साथ है राजस्थान के जो संरक्षित है, कंजर्वेशन जो रिजर्व बनाए गए हैं, अब वर्तमान में 4 और जोड़ दिए गए हैं। हालांकि मैंने इस अपडेट संरक्षित क्षेत्र की एक यूट्यूब पे क्लास भी डाल दी है, तो इसी वीडियो, इसी यूट्यूब चैनल पे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो राजस्थान के नवीनतम कंजर्वेशन जो रिजर्व बनाए गए हैं वो कौन सा है, उसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, पहला कौन सा है, नया कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न वहां पे बन सकते हैं। और इसके अलावा राजस्थान के वन्य जीवों को लेकर के
संरक्षण को लेकर के वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? सबसे पहले वन अधिनियम किसने पारित किया? वनों की या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले कानून किसने बनाए? बलिदान किसने दिया? सरकार की ओर से उनके द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई गई है, उनके नाम से कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, वो देखना है। उनमें राशि भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं राजस्थान के जो अभ्यारण्य हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जो अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य में तो एक तो प्रश्न आता ही आता है कि उनकी विशेषता, वो तो आप सभी जानते होंगे। जैसे उड़न गिलहरी कहाँ की है, सुंदर छिपकली कहाँ पे है, या अजगर कहाँ पाए जाते हैं, सर्प उद्यान कहाँ पे है, सांपों की शरण स्थली कौन सी है, वो तो आ ही जाएगी। और कौन से अभ्यारण्य में से कौन सा NH गुजरता है वो देखना है। और इसके अलावा हाल ही में चर्चित क्या है, टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान के जो टाइगर जो रिजर्व हैं उनको लेकर के प्रश्न देखना है। और टाइगर रिजर्व में 4 हैं, उनमें क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, छोटा छोटा छोटा, चारों का सीक्वेंस देख लीजिए। नवीनतम कौन सा बना है, रामगढ़ विषधारी। देश का कौन सा है क्रम की दृष्टि से, ये देखना है। और इसके अलावा जो है ना वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य से अधीनस्थ बोर्ड एक प्रश्न कर रहा है, और वह किस प्रकार का? वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े और छोटे। तो उसमें राजस्थान के 3 या 4 अभ्यारण्य बड़े देख लीजिए, और राजस्थान के 3 या 4 अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे देख लीजिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं कि निम्न में से बड़े अभ्यारण्य छोटे अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। और इसके अलावा कुछ राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल जो पार्क हैं, उनकी स्थापना भी आप देख लीजिएगा। अभ्यारण्य देख करके उनकी स्थापना का प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। तो यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत है, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है, संरक्षित क्षेत्र है और शुभंकर है, इसमें आ जाएंगे है। अब चलते हैं आगे। तो अब है राजस्थान की मृदा सोइल और उसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय चलाए जा रहे हैं। जैसे कि राजस्थान में नम भूमि को संरक्षण के लिए कौन सी वनस्पति है, मरुस्थलीकरण का प्रसार हो रहा है, उसके लिए हम कौन सी वनस्पति यूज करेंगे है, किस तरीके से हम मृदा को बचा सकते हैं उसका अपर्दन होने से, सर्वाधिक मृदा का अपर्दन कहां पे होता है, रीजन्स क्या है राजस्थान के अंतर्गत, वो तो है ही, लेकिन इनको साइड में रख करके वो स्पेशली ही मृदा को ही हाईटेक कर रहा है। क्यों? मृदा के जो प्रकार हैं, मृदा के प्रकार ICAR के द्वारा है, अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा है, राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा है, कितनी प्रकार की मृदा बताई गई है, उसमें से प्रश्न पूछा जा रहा है। कैल्सीफेरस है, जिप्सीफेरस है, नॉन कैल्सी ब्राउन है, राजस्थान में वर्टिसोल्स है, इसके अलावा कह सकते हैं हार्टी क्षेत्र में वर्टिसोल्स है, इंसेप्टिसोल्स है, अल्फिसोल्स है, एंटीसोल्स है, एल्डोसोल्स है। तो वो जो मिट्टियां है ना, वो कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है वो आपको देखना है। अधीनस्थ बोर्ड पक्का प्रश्न करेगा दोस्तों मिट्टियों से। मैप के अंतर्गत मिट्टियां हैं, वो मैंने इसी YouTube चैनल के ऊपर पूरी मैप के अंतर्गत करवा रखी है, बस उसको आप एक बार आप खाली मैप में भर करके देख लीजिएगा। ये प्रश्न 1 नंबर आपका पक्का देने वाला है। यहाँ पे हम 2 नंबर, सॉरी 1 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर पक्का देने वाला है ये। और अब हम बात करते हैं मिट्टियों के बाद में राजस्थान की प्रमुख फसलें भाई। तो देखिएगा फसलों की बात करते हैं, इसने राजस्थान की अर्थव्यवस्था डाल दी वहां पे, आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था दे रखी है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान कितना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में फसलों का योगदान कितना है, और राजस्थान की जो कृषि गणना है 2015-16 की कृषि गणना है, उस कृषि गणना के अंतर्गत राजस्थान में जोतों का आकार कितना है, महिला जोतों का आकार कितना है, पुरुष जोतों का आकार कितना है, और राजस्थान की 2015-16 कृषि गणना उसके डेटा वगैरह है वो भी आप देखने हैं। और इसके जो अतिरिक्त है राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है, तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान का खाद्यान्न में कितना उत्पादन हुआ, दलहन में कितना। देखो यही टॉपिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है। अर्थव्यवस्था बोले तो या तो कृषि या उद्योग या फिर आपके पशुधन, इन टॉपिक पे डिपेंड रहेगी है। तो खाद्यान्न में है, दलहन में है, और राजस्थान के अंतर्गत हम कह सकते हैं तिलहन के अंतर्गत, मसालों के अंतर्गत राजस्थान का कितना कितना % योगदान रहा है। और एक बात और है, आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत एक सारणी दे रखी है, उन सारणी में कुछ महत्वपूर्ण फसलें दे रखी है, उन फसलों के उत्पादन में राजस्थान देश का कितना % योगदान देता है, और राजस्थान का उन फसलों के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, वो सारणी पूरी आप पढ़ दीजिए, प्रश्न डेफिनेटली वहां से छप सकता है। जैसे कि सरसों के अंतर्गत है
चने के अंतर्गत है, मूंगफली के अंतर्गत है, बाजरे के अंतर्गत है, मिलेट्स बाजरे के अंतर्गत है, मोटे अनाज के अंतर्गत है। तो इन फसलों के अंतर्गत राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में आता है, पहले पे दूसरे पे इन पे आता है। तो इनमें देखना है। दूसरा, राजस्थान देश का कितना परसेंट बाजरे का प्रोडक्ट करता है, कितना परसेंट सरसों का प्रोडक्ट करता है, वो देखने आपको, ये सारणी है। और इसके जो अतिरिक्त मैं बताऊं आपको, वो कृषि के क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं ना, वह जरूर देखनी है आपको। जैसे कि हम बात करते हैं राजफेड है, जैसे कि बात करते हैं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, जैसे कि राजस्थान के अंतर्गत है तिलम संघ की स्थापना कृषि के क्षेत्र में की गई थी, राजस्थान के अंतर्गत है कृषि के क्षेत्र में खजूर अनुसंधान संस्थान है, जैतून ऑलिव ऑयल रिफाइनरी वगैरह है, वो कहां पे स्थापित हुई है। और इसके साथ साथ है राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। सोलर रूफ टॉप योजना वगैरह है, राजस्थान की सिंचाई योजना वगैरह है, उन योजना में सरकार है क्या कुछ फंड देती है। फ्लेक्सिप योजना में कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं उसको आपको देखना है। और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान के कृषि जलवायु खंड देखने हैं। कृषि जलवायु जो खंड है दोस्तों, उस कृषि जलवायु खंड में जितने जो खंड है सारे, एक सारणी मैंने, ये टॉपिक मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, सारे टॉपिक है। कृषि जलवायु जो खंड है उसमें उनके रोमन संख्या वाले जो नाम है प्लस उनका हिंदी में नाम दे दिया गया है। जैसे राजस्थान का बाढ़ संभावित क्षेत्र का रोमन संख्या वाला क्या कोड दिया गया है, फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है, या थर्ड ए है, थर्ड बी है, उनका वो नाम देखना है। प्लस रोमन नाम, उसका हिंदी नाम, प्लस उसमें आने वाले जिले देखने हैं और उसका अनुसंधान या उसके एटीएस केंद्र देखने हैं। और साथ ही साथ में कौन से स्पेशली, जैसे कि राजस्थान का हम कह सकते हैं गोडवाड़ बेसिन में कौन सी फसलें हैं, राजस्थान के अंतर्गत है हाड़ौती के पठार में कौन सी फसल वहां बोई जाती है, बाढ़ संभाव्य में कौन सी फसल बोई जाती है, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है, बड़ा फसलों का भी आपको आइडिया हो। प्लस दो चीजें तो बेनिया देखनी है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, ये ध्यान देना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपको कृषि को लेकर के है। ओके, तो मैंने जो बातें बताई है यहाँ पे, इन टॉपिक पे जो ध्यान देना आपको कृषि के क्षेत्र में है। अब है राजस्थान की जनसंख्या। देखो जनसंख्या में राजस्थान का पीछे की 2011 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना में हमारी जनसंख्या कितनी है, उसमें एसटी अनुसूचित जनजाति की संख्या कितने परसेंट, कितनी संख्या है, संख्या के अंतर्गत, प्रतिशत के अंतर्गत, एससी कितने के अंतर्गत है, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, कार्यशील उनकी दर देखनी है। और उसके अलावा जनसंख्या का घनत्व, मोस्टली 3 जिले जहां पे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, अभी सीटी में प्रश्न आया था, 3 जिले जहां पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 3 के जोड़े देख लीजिएगा। इसी प्रकार राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, ग्रामीण महिला ज्यादा किसकी है, ग्रामीण पुरुष किसकी है। राजस्थान में मैक्सिमम 3 जिले ज्यादा साक्षरता के और 3 जिले न्यूनतम साक्षरता के जिले देखने आपको। और इसके बाद में लिंगानुपात है, तो राजस्थान के लिंगानुपात के अंतर्गत एक तो राजस्थान का लिंगानुपात, एक 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, और एक देखना है ग्रामीण लिंगानुपात, और एक शहरी लिंगानुपात है। अभी सीटी एग्जाम के अंतर्गत है ग्रामीण का प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात किस जिले का है, ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात किसका है, ज्यादा शहरी लिंगानुपात किसका है, 0 से 6 आयु वर्ग में बढ़ोतरी कहां पे हुई है, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, लगभग 2-3 जिलों के सेटअप बना करके एक सारणी बना करके इनको याद करना है। ध्यान दीजिएगा, एक यही टॉपिक है जनजाति टॉपिक, और एक यही टॉपिक है आपका क्या है, इनका जनगणना टॉपिक है। यहां से एक नहीं 2-3 प्रश्न आ सकते हैं, 3 प्रश्न पूछे गए थे सीटी एग्जाम के अंतर्गत है। तो इस टॉपिक को आप छोड़ना मत, जनजाति टॉपिक को छोड़ना मत, राजस्थान के ये जो आपका पॉपुलेशन का टॉपिक इसको छोड़ना मत दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 प्रश्न यहां से पिक हो सकते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक का रोल बहुत बड़ा है। जो उसने नाम दिए ना उनके 3 के सेटअप बना करके रट्टा मारो, कुछ भी करो, याद करना है आपको बस। अब देखिएगा, अब आते हैं राजस्थान के धात्विक खनिज, राजस्थान की जनजातियां। तो राजस्थान की जनजातियां और जनजातियां क्षेत्र देखने हैं। देखिए भाई, तो जनजातियां और जनजातियों के क्षेत्र के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि ये ध्यान देना है। तो इसने डाला है राजस्थान की जनजातियां। तो देखिए जनजातियों के अंतर्गत है 2011 की जनसंख्या के अंतर्गत राजस्थान की जो जनजातियां हैं, राजस्थान की टोटल, राजस्थान की जनजाति में एसटी कितने परसेंट पे हैं,
राजस्थान के अंतर्गत कुल जनजातियां कितनी 12 है। और राजस्थान की जो जनजातियां है ना, उन जनजातियों से जो मोस्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सुनिए कौन कौन से। जनजातियां देख करके उनके घर पूछ सकते हैं, जनजातियां देख करके उनके मुखिया पूछ सकते हैं, जनजातियां देख करके उनके ड्रेस वस्त्र पूछ सकते हैं, जनजाति देख करके उनकी शब्दावली पूछ सकते हैं, जनजाति देख करके उनके अंतर्गत हम कह सकते हैं देवता पूछ सकते हैं। शब्दावली में जैसे इस बार सीटी में पूछा था बराड़ी क्या है, देवता पूछ सकते हैं कि तेजाजी किस जनजाति के देवता हैं। वस्त्र में पूछा था पोत्या किस जनजाति का वस्त्र है, खपटा किस जनजाति का है। और इसके अलावा मुखिया कौन सी जनजाति का मुखिया कौन सा है, गमेती किसका है, पालवी किसका है, नायक किसका है, डामोर की जनजाति का मुखिया कौन सा है, या इसके अलावा कोतवाल किस जनजाति का मुखिया है, पटेल किस जनजाति का, वो ध्यान देना है। घर को घेर कौन कहते हैं, घर को टापरी कौन कहते हैं, घर को टापरा कौन कहते हैं, कू कौन कहते हैं। तो इस टॉपिक की दोस्तों मैंने कंप्लीट सारणी बना रखी है, घर, मुखिया, वस्त्र, शब्दावली, और यह भी टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। तो सारणी के माध्यम से अगर आप कहोगे तो वापस उसको मैं फ्लैशबैक रिकैप कर दूंगा, डाल दूंगा। ये है। इसके अलावा जनजातियां देख करके उनकी जो संस्थाएं हैं वह भी पूछी गई है। देखेंगे संस्थाएं से प्रश्न है, जैसे माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति जनजाति शोध संस्थान है। राजस्थान की एक हम कह सकते हैं हमेलो जो मेला लगाती है वह इसी संस्थान के द्वारा है। राजस्थान जनजाति सहकारी संघ है। राजस्थान की हम कह सकते हैं एक हेलरू संस्था है। तो ये प्रश्न वीडियो में पूछा गया था, हेलरू है, माणिक्यलाल वर्मा है, राजस्थान जनजाति सहकारी संघ है, या राजस्थान में एकलव्य तीरंदाजी अकेडमी वगैरह है। जनजाति को लेकर के सरकार की जो योजना चलाई जा रही है, जैसे कि सेकंड ग्रेड में आया था माडा कार्यक्रम कब चलाया गया, तो माडा कार्यक्रम कब चलाया गया था, कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के अंतर्गत हम कह सकते हैं माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कब स्थापित हुआ था। राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान जनजाति सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये प्रश्न आपको देखेंगे। तो जनजाति में इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। संस्थाएं, सरकार की योजनाएं भी है और उनकी संस्थाएं भी हो गई है, उनके इन चीजों को ध्यान में देना है। राजस्थान की जनजाति को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहां से कई प्रकार के प्रश्न छप सकते हैं, एग्जाम के अंतर्गत है। अब आते हैं राजस्थान के धात्विक और अधात्विक खनिज है। देखिए भाई, तो राजस्थान के धात्विक और अधात्विक जो खनिज है ना, तो उसमें हम देखेंगे तो राजस्थान के जो खनिज टॉपिक है, खनिज टॉपिक, तो खनिज टॉपिक के अंतर्गत एक तो देना है उनको ध्यान जो पूरे देश भर में राजस्थान जिसमें अग्रणी है, एक तो ये देखना है। राजस्थान में खनिजों की जो खाने वगैरह हैं, जैसे उन पर ध्यान देना है। जैसे राजस्थान में डेगाना के अंतर्गत टंगस्टन की एकमात्र खान है। रोक फास्फेट की जामा कोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत लोहे की खान पे नाथरा की पाल है, मांडो की पाल डूंगरपुर में है, वो फ्लोरस्पार की खान है। तो जो खाने हैं उन पे ध्यान देना है। जो ये फ्लोरस्पार की आ जाए, चाहे तांबड़ा की आ जाए, चाहे पन्ना की आ जाए, चाहे वो रोक फास्फेट की आ जाए, चाहे वो हम कह सकते हैं टंगस्टन की आ जाएंगे, सीसा जस्ता की खान है। खाने आपको सारी देखनी है, इसकी भी मैंने फैक्ट डाल रखा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे राजस्थान के अभी हाल ही में चर्चित नवीनतम क्षेत्र हैं, जैसे कि अभी हाल ही में चर्चित है जनकपुरा। यह पूछा गया था सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत है। राजस्थान में अभी पूछा गया था काला गुमान, तो काला गुमान किस खान की क्षेत्र है, खान है किस खनिज की, सॉरी। इसके अलावा हम कह सकते हैं अभी एग्जाम के अंतर्गत इसका पूछा जा चुका है या पूछ सकते हैं, तो कौन सा है, देवतलाई। देवतलाई भीलवाड़ा में किस सोने के भंडार मिले हैं। और राजस्थान में अभी हाल ही में चर्चित है जैसलमेर का सोनू, तो यहाँ पे लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। तो ये इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, जो हाल फिलहाल में लाइमलाइट है और हाईलाइट प्रश्न यहाँ से छप सकता है, खनिजों के अंतर्गत है। और इसके अलावा राजस्थान सरकार की जो खनिज नीतियां हैं पहली से लेकर के न्यूली, तो राजस्थान की पहली खनिज नीति है, नवीनतम खनिज नीति है, इनको लेकर के प्रश्न देखने हैं। खनिजों को लेकर के कुछ संस्थाएं भी देखनी है, जैसे राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड है, राजस्थान राज्य खान विकास निगम लिमिटेड है, राजस्थान टंगस्टन लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड है। और हम कह सकते हैं इसके अलावा जो है ना वहां पे अजमेर के अंतर्गत एचएमटी का जो प्लांट वगैरह है वो अभी आपको देखना है। वो खैर उद्योग में आ जाएगा, लेकिन है उपक्रम ही है जो केंद्र सरकार का है। तो इन चीजों पे ध्यान देना है।
ठीक है, धात्विक और अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आपको देखना है। अब राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत है, सुनिएगा। तो ऊर्जा की मैं बात करूंगा तो ये ऊर्जा में देखिए भाई किन पे ध्यान देना है। ऊर्जा में सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो आर्थिक समीक्षा थी उसके अंतर्गत राजस्थान की टोटल ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता 23,321.40 इतनी कुछ है, देख लेना इसमें है। इसके अलावा राजस्थान में ऊर्जा के लिए प्रसारण जो कंपनियां बनाई गई है उनको लेकर के प्रश्न है। राजस्थान की ऊर्जा जो नीतियां वगैरह है, स्पेशली दो नीति पर ज्यादा ध्यान देना है। एक तो कौन सी पवन ऊर्जा की नीति है और एक कौन सी सौर ऊर्जा की नीति है। ये दो बहुत हाईलाइट प्रश्न इनको लेकर के है। नेक्स्ट, राजस्थान में तापीय के अंतर्गत ज्यादा खास कौन सा, लिग्नाइट। और इसके अलावा हम कह सकते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा जो प्रश्न छप सकता है तो वह किसका है, सोलर का है, सोलर को लेकर के। और सोलर के बाद हम करेंगे तो वह किसका है, पवन को लेकर के। देखिए तो राजस्थान में तापीय ऊर्जा को लेकर के इसका मैंने फैक्ट डाला है कि राजस्थान का पहला क्रिटिकल थर्मल पावर कौन सा है, राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल कौन सा है, अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर कौन सा है, निजी क्षेत्र का कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, अडानी ग्रुप का कौन सा है। वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान की सबसे ज्यादा सबसे बड़ा तापीय बिजली घर कौन सा है, उनकी स्थापना तो खैर नहीं पूछेगा, उनकी क्षमता पूछेगा। जैसे कि 28-20 सूरतगढ़ थर्मल पावर है, 23-20 छबड़ा थर्मल पावर है, 1240 कोटा थर्मल पावर है, उनको लेकर के प्रश्न छप सकता है। और लिग्नाइट कोयले को लेकर के, जैसे गिरिल लिग्नाइट कोयले का आधारित जो प्लांट है वो कौन से गांव में लगा हुआ है, सीटी में पूछा गया था, थुम्बेली शिव तहसील बाड़मेर के अंतर्गत है, राजस्थान में पलाना के अंतर्गत है, राजस्थान में बरसिंहसर बीकानेर के अंतर्गत है। तो ये प्रश्न लिग्नाइट कोयले को लेकर के, लिग्नाइट कोयले को बुरा कोयला भी कहते हैं। अब बात करते हैं सोलर। यहां तो मान लो प्रश्न तैयार है, वो प्रश्न उसने छाप दिया सोलर को लेकर के। सौर ऊर्जा आपको तैयार करनी है। अब मुझे एक बार कभी रिमाइंड करा देना, एग्जाम से पहले मैं सौर ऊर्जा का एक फैक्ट डाल दूंगा कंप्लीटली, नीति पारक पुरुष सब बातें इसमें होगी है, सोलर को लेकर के है। तो सौर ऊर्जा की नीतियां हैं, राजस्थान की दिसंबर तक सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है, राजस्थान का देश भर में सौर ऊर्जा में स्थान कौन कौन सा है, सोलर ऊर्जा को लेकर के राजस्थान में जो बड़ला पार्क बनाया गया था उसकी कितने फेज में है, सोलर ऊर्जा को लेकर के जैसलमेर में जो अडानी ग्रुप का पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का कंबाइंड मिक्स थर्मल जो पावर स्थापित किया जा रहा है 390 मेगावाट का अडानी ग्रुप का है, तो वह उसको लेकर के जैसलमेर में स्थापित हो रहा है, बीकानेर में बन रहा है, एक जैसलमेर में बन रहा है। तो उनको लेकर के ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सौर ऊर्जा को लेकर के। अभी सीईटी में पूछा गया था कि पवन ऊर्जा के अंतर्गत राजस्थान का स्थान पूछ लिया, ये राजस्थान में पवन चक्कियां हैं। राजस्थान में 3 प्लांट जरूर देख लीजिए, ये सीईटी में पूछा गया था, अमर सागर जैसलमेर है, बीटड़ी फलोदी जोधपुर है, देवगढ़ प्लांट हो गया है। तो इन तीनों को लेकर के सोडा बांधन है, हंसुआ है, सोडा बांधन जैसलमेर में है, हंसुआ जैसलमेर के अंतर्गत है, बड़ा बाग जैसलमेर के अंतर्गत है। तो जो प्लांट पवन ऊर्जा के स्थापित किए गए हैं, पवन चक्कियां स्थापित की गई है, तो उनको देख लेना है। जो मैंने बातें बताई है दोस्तों बिल्कुल खरी उतरेगी, क्योंकि हमने इस चीज को बिल्कुल एक एक हमने लाइन देखी हर एक एग्जाम के अंतर्गत। ये जो वर्ड निकल रहे हैं बार बार, क्योंकि एक टॉपिक इसने बार बार पूछे हैं, तो अनुभव पे आधारित आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। एग्जाम में जाने से पहले जो मुंह से वर्ड निकले हैं उन वर्ड को आपको तैयार करना है, बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। चाहे बड़े कितने ग्रंथ आपने पढ़े हो, लेकिन जो टॉपिक आपको बताए हैं उन टॉपिक को छोड़ना मत, बस ये बात कहना चाहूंगा मैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट है, तो राजस्थान में ऊर्जा का बताइए दिया है, राजस्थान के पर्यटन और यातायात के साधन देखिएगा, पर्यटन और यातायात है। देखिए भाई, तो पर्यटन के अंतर्गत ये प्रश्न जो पूछ सकता है पर्यटन के अंतर्गत है, तो पर्यटन के अंतर्गत है राजस्थान की पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति। भाई 2-3 बार पूछ ली है इसने, इको टूरिज्म नीति है, वनपाल में पूछ ली थी, इको टूरिज्म नीति इसने अभी सीटी में पूछ ली है, इको टूरिज्म नीति इसने सेकंड ग्रेड में पूछ ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है इको टूरिज्म नीति, देख लीजिए कब कौन सी तारीख को 15 चल रही थी ना, तो ये देखना है। राजस्थान में पर्यटन को लेकर के जो सर्किट बनाए जा रहे हैं, सर्किट में जो न्यूली सर्किट है ना, नवीनतम सर्किट जो बन रहे हैं या बनेंगे, तो वो कौन कौन से बनेंगे, किस किस क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त है राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में स्मार्ट सिटी
कौन कौन सी है। अभी स्मार्ट सिटी में पहले जो जिले थे उसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र को शामिल करते हुए भी इसमें जैसे कुछ पुष्कर को जोड़ा गया है, तो उनके बारे में देखना है। इसके जो अतिरिक्त है, राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन नीति है, ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण पर्यटन जो नीति लाई गई है, अभी सरकार ने हाल ही में जारी की है, तो हमने क्या पर्यटन का एक पूरा फैक्ट पेज डाला है, वो जरूर देख लीजिए, उसमें सारी बातें हैं। तो इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे पर्यटन के क्षेत्र में जो सफारी चलाई जा रही है, टाइगर सफारी है, कैमल सफारी है, वाटर सफारी है, एलिफेंट सफारी है, ये दो चीजें पढ़नी है। और राजस्थान के अंतर्गत है, पर्यटन के अंतर्गत पर्यटन की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, RTDC है, पर्यटन निदेशालय है, इनकी स्थापना कब कब हुई थी। राजस्थान की जो पर्यटन नीतियां आ गई है, पर्यटन सर्किट आ गए हैं, ग्रामीण पर्यटन नीति सरकार ने जारी की, हाल ही में की है, राजस्थान की स्मार्ट सिटी है। और एक बात और है, अधीनस्थ बोर्ड ने वनपाल वगैरह एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे थे, वो उसने क्या पूछे कि पर्यटन के क्षेत्र में जो ट्रेन चलाई गई थी, जैसे कि प्लेस ऑन व्हील है, हेरिटेज ऑन व्हील है, विलेज ऑन व्हील है, ये जो ट्रेन चलाई गई थी ना, उन ट्रेन का नाम देगा, सामने उनके ईयर देगा कि प्लेस ऑन व्हील कब चली थी, रॉयल हेरिटेज व्हील कब चली थी, और इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स कब चली थी, इनका ईयर देख लीजिएगा। उनके ईयर हो गए, संस्थाएं होगी, ग्रामीण पर्यटन नीति सरकार ने जारी की वो हो गई, स्मार्ट सिटी में ग्रामीण क्षेत्र को शामिल, पुष्कर छोटे शहरों को शामिल भी किया है, स्मार्ट सिटी में जिले कौन कौन से आते हैं वो देखना है। और राजस्थान में एक बात और है, राजस्थान ने पूरे पर्यटन के क्षेत्र में देश भर में कौन सा स्थान किया हासिल किया है, और उदयपुर को बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड भी मिला था। तो ये पहला है, दूसरा, चौथा, पांचवा, राजस्थान के कौन से 2 शहर चुने गए थे, उनके भी नाम देखने हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, सीटी एग्जाम के अंतर्गत है, तो ये पर्यटन के अंतर्गत है। अब मैं बात करता हूं यातायात को लेकर के, देखिएगा अब बात आती है यातायात को लेकर के। यातायात की बात करेंगे ना, तो यातायात के अंतर्गत है, सबसे बड़ा जो यातायात का साधन है, तंत्र है, तो कौन सा है, सड़क तंत्र है भाई। तो सड़क तंत्र है ना, तो सड़क तंत्र के अंतर्गत है, राजस्थान में जो NH है वो देखना है, राजस्थान में सड़कों का घनत्व देखना है, ज्यादा कहां का, कम कहां का। राजस्थान में सड़कों की जो लंबाई है, ज्यादा कहां पे, कम कहां पे है। और राजस्थान के जो NH है भाई, बस मैं आप सुन लीजिए NH को लेकर के, मैंने NH के नोट्स भी डाले हैं, क्लास भी इसके ऊपर डाल रखी है, यूट्यूब के ऊपर है। राजस्थान के जो नेशनल हाईवे है, टोटल NH है, उनकी लंबाई कितनी है, टोटल NH कितने, उनमें से राजस्थान के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में कौन सा NH आता है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में कौन सा 37 आता है, उत्तर दक्षिण में NH 3 या 44 आता है। राजस्थान का सबसे बिजी NH 48, 58 या फिर 8 कहेंगे। राजस्थान का सबसे लंबा NH, राजस्थान का सबसे छोटा NH है। ध्यान दीजिए, सबसे लंबा में 3 बड़े लंबे देखो, सबसे छोटे में 3 बड़े छोटे देख लीजिए। पूर्णतः राजस्थान का सबसे लंबा NH, पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा NH, प्लस इसके अतिरिक्त अधीनस्थ बोर्ड का क्वेश्चन बहुत ही खास है, वो क्या करेगा, एक ही जिले में सीमित NH कौन से हैं, कौन सा नहीं है। तो ऐसे NH भी देखोगे जो एक ही जिले में शुरू होते हैं, एक में खत्म होते हैं। तो ये चीजें जो मैंने बताई है, NH को लेके पढ़ना है। साथ ही साथ है सरकार की सड़क की या परिवहन की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि उसकी संस्था देखनी है, RSRTC की स्थापना कब हुई थी वो देखना है। पर्यटन सड़क को लेकर के जो विभाग सरकार की योजनाएं थी, जैसे कि मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना है, सॉरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, रेड कोर जो योजना है, ये जो योजना है, सड़क अधिनियम वगैरह है, वो आपको देखना है। और हम बात करते हैं सड़क के अंतर्गत, सड़क के बाद में राजस्थान के कुछ ऐसे NH जिनमें सरकार ने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शामिल किया, पायलट प्रोजेक्ट घोषित किया, वो कौन से NH हैं, है ना, तो उन पे ध्यान देना है। वायु परिवहन में राजस्थान के एयरफोर्स के अधीन जो हवाई अड्डे हैं वो देखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज आपको मैं बार बार कहूंगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पहला कौन सा है, अभी भूमि आवंटित की है, ओमजी बिड़ला साहब ने कहां को मंजूरी दी है वो देखना है, भूमि आवंटित किसके लिए हुई है, और पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है। ग्रीनफील्ड जरूर देख लीजिए, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। और इसके अलावा वायु परिवहन में के बाद रेल परिवहन है, रेल परिवहन के अंतर्गत सरकार ने बजट में मेट्रो का एक फेज को लेकर कुछ बजट पारित किया था, वो देखना है। और राजस्थान के अंतर्गत है जो रेलवे का घनत्व, रेलवे जोन, रेलवे मंडल है, वो देख लीजिएगा। तो ये इसके अंतर्गत है।
और इसकी क्लास पूरी डाल रखी है, इसके नोट्स भी हमने डाल रखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ये तो हो गया आपका जियोग्राफी का पोर्शन भाई, ठीक है, जियोग्राफी का हो गया। जियोग्राफी के बाद में अब है अगला जो पोर्शन कौन सा, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति का है। देखेंगे इतिहास संस्कृति के अंतर्गत है। देखिए भाई इतिहास संस्कृति की मैं आपको बात बताऊं, सुनने वाला बातें नहीं खाना, तो क्या इसमें राजस्थान की सभ्यता दे रखी है, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता और विराट सभ्यता है। देखो आप सभी ने हर चीजें पढ़ लिया होगा, सभ्यता की सारणी पढ़ ली होगी, सभ्यता, जिला, खोज, उत्खनन, ठीक है, ये बात सभी ने पढ़ी है और उनसे साक्ष्य मिले। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि बात करते हैं सुत्ती वस्त्र के साक्ष्य हैं, सुत्ती वस्त्र के साक्ष्य हैं, यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं वगैरह है, बौद्ध मठ वगैरह हैं, जूते खेत वगैरह हैं, है ना, सारी बातें आपने पढ़े हो गए हैं। नारी की खंडित मूर्ति, लहंगा पहने हुए, आहड़ से, सबने पढ़ लिए। लेकिन दो चीजें वो बार बार पूछ रहा है अधीनस्थ बोर्ड, एक तो क्या आरपीसी की बात करें चाहे अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, दो चीजें बार बार पूछ रहा है। वो क्या, सभ्यता में उत्खनन में जो टीम मेंबर थे, वह दल थे, दल में कौन शामिल था या कौन नहीं था वो देखना है। उत्खनन में कौन सा दल था या कौन सा दल नहीं था वो देखना है। प्लस इसके अलावा सभ्यता के अंतर्गत उसके केंद्र में उपकेंद्र कौन सा है या कौन सा नहीं। जैसे कि कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है तो चार केंद्र डाल देगा, सोंथी डाल देगा, बड़ोप्पल डाल देगा, पीलीबंगा डाल देगा, कोई और डाल देगा, निम्न में से कांस्य युगीन क्षेत्र नहीं है। अब चार सभ्यता जैसे कि बालाथल दे करके इसवाल सभ्यता है, ओजियाना सभ्यता है ना, इसवाल सभ्यता है, ओजियाना सभ्यता है, पचमता सभ्यता है, लाछुरा सभ्यता है भीलवाड़ा की। वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा आड़ की बात करो मैं, निम्न में से कौन सा आड़ का उपकेंद्र नहीं है। इसलिए आरबीएससी की जो किताबें हैं 6ठी या 7वीं क्लास की बुक में भी दे रखा है, महत्वपूर्ण जिले वाइज केंद्र दे रखे हैं। तो लोहा युगीन सभ्यता के केंद्र बिंदु कौन, उसके अंतर्गत कौन से आते थे, कि विराट के अंतर्गत कौन से आते थे, है बालाथल किसके अंतर्गत आती है, ध्यान देना है, गणेश्वर किसके अंतर्गत आती है वो देखना है। लेकिन दो चीजें एक मैंने बता दिया ये, एक प्लस उसके उत्खननकर्ता में कौन सा दल शामिल था या नहीं था वो देखना है, ठीक है। सभी जानते हैं कालीबंगा सभ्यता में बी लाल है ना, बी बिलाल, तो बिरजवासी लाल और बालकृष्ण जी थापर थे। इसके अतिरिक्त बाद में खोज किसने की, उसमें कौन सा दल था या नहीं था वो देखना है। अब है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। तो राजस्थान की प्रमुख जो घटनाओं के अंतर्गत है कौन कौन सी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े युद्ध हुए थे, जैसे खानवा का युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध है, खातौली का युद्ध है, गागरोन का युद्ध है, हल्दी काटे का युद्ध है ना। तो उन युद्ध को, जैसे गिरी सुमेल का युद्ध है, पाहेबा का युद्ध है, बड़े बड़े जो युद्ध हुए थे वो तो पढ़ना है, किस किस के बीच हुए थे, कब हुए थे। साथ ही साथ है प्रमुख राजवंश, जैसे बरियक वंश का पूछा गया था भरतपुर का सीटी एग्जाम के अंतर्गत है। तो महत्वपूर्ण जो राजवंश है उनके सारणी बना लीजिए, जैसे कि जालोर के सोनग्रा चौहान है, सिरोही के देवड़ा चौहान है। हर एक राजवंश, उस राजवंश का संस्थापक, उसकी स्थापना और उसकी स्थापना कब हुई और उसकी राजधानी कौन सी बनाई है। जैसे कि बात करते हैं अपने हर एक क्षेत्र विशेष की है, जैसे आपने गुर्जर प्रत्याहार पढ़ा होगा, तो गुर्जर प्रत्याहारों का संस्थापक कौन, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने राजधानी किसको बनाई थी वो देखना है ना। मंडोर पर राजधानी किसने बनाई थी, उन राजधानी के बारे में देख लीजिएगा राजवंश के अंतर्गत। और एक जो राजा है उन राजाओं की उपाधियों से प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट है, राजवंश देख करके उनकी उपाधियां, राजाओं की उपाधियां पूछता है, तो उपाधियां जरूर देख लीजिए राजाओं की है। और प्रशासनिक के अंतर्गत है कौन से राजा के टाइम कौन सा कर वगैरह या कौन सी बड़ी घटना या कौन सी सहायक संधि वगैरह हुई थी, जैसे कि आवल बावल की संधि वगैरह है ना। तो इसके अलावा है हम बात करेंगे सारंगपुर का युद्ध हुआ था, और 1500 सारंगपुर युद्ध के पश्चात में सारंगपुर की जो युद्ध के बाद में जो संधि हुई थी उस संधि को लेकर के है, आवल बावल की संधि को लेकर के है, या मुगल मराठा संधि को लेकर के हैं, जितनी जो संधियां वगैरह हुई है उनको देखना है। अब है इसके बाद में राजस्थान की स्थापत्य कला, राजस्थान के जो किले है ना, तो राजस्थान के वो किले हमको अच्छे पढ़ने हैं जो पहली बात तो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं, एक तो वो बात आई जाएगी है। और राजस्थान के उन किलों के अलावा राजस्थान के अभी हाल ही में जो नवीनतम जो दुर्ग हैं कुछ चर्चा में रहे हैं, उन दुर्गों को लेकर के प्रश्न पढ़ना है। और दुर्गों के जो प्रवेश द्वार देख लीजिए, सभी जो दुर्ग है उनके एंट्री गेट को क्या नाम बोलते हैं, जैसे कि रणथंभौर का प्रवेश द्वार कौन सा है, मेहरानगढ़ का प्रवेश द्वार कौन सा है वो देखना है। इसके साथ साथ में सरकार की जो बावड़ियां हैं,
सरकार ने कुछ बावड़ियों के ऊपर डाक टिकट जारी की थी, किसी को पर्यटन के क्षेत्र में शामिल केंद्र बनाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना उन पे है। और राजस्थान की चर्चित हवेलियां, जैसे कि सीटी में पूछा गया था कि सोने की चित्रकार के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, महनसर की हवेलियां, खास है सोने की चित्रकारी के लिए। जैसे कि पूछ सकते हैं पत्थर की खिड़कियों के लिए खास कौन सी है, तो पटुओं की हवेलियां जैसलमेर की है। तो कुछ इनके बारे में प्रश्न देख लेना आपको। अब है राजस्थान की त्योहार मेले, तो ये तो फिक्स है, आपने पढ़ा ही होगा भाई। त्योहार मेले में मोस्टली चैत का महीना है, सावन का महीना है, भादवे का महीना है, कार्तिक का महीना है, आषाढ़ का महीना, अच्छे से पढ़ दीजिएगा। और माघ में बसंत पंचमी जो पीछे गुजरी है, तो उसका प्रश्न बन सकता है। कुछ जैसे एग्जाम के टाइम में जो कुछ त्योहार फेमस आ गए, एग्जाम के टाइम में कोई देवता चर्चित हो गए, जैसे देवनारायण जी का अभी प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे आए थे, जैसे कि मानगढ़ धाम में मोदी जी फिर आए थे, तो कुछ चर्चित मुद्दे हो गए ना, तो वहां से प्रश्न के बार पिक हो जाता है, उस टाइम के अंतर्गत है। इसलिए माघ वाला महीना इंपॉर्टेंट है, मानगढ़ वाला घटनाक्रम हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट आ जाएगा है, तो ये देखना है। राजस्थान के लोक संगीत में लोकगीत देखने हैं, मोस्टली जनजातियों के गीत देख ही लेंगे। लोक नृत्य भी प्रश्न आएगा, चाहे लोक संगीत हो, चाहे लोक नाटक को हो, चाहे लोक नृत्य हो, वो आजकल क्या करता है, इन सभी के कलाकार पूछता है, चाहे हस्तकला के हो, चाहे लोक नृत्य के हो, हर एक कलाकार के प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है। तो कलाकार के हमने फैक्ट डाला था, उसमें से प्रश्न आ सकता है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन है, संत संप्रदाय, देखिए धार्मिक आंदोलन संत संप्रदाय में तो एक चीज तो सभी पढ़ते हैं कि प्रमुख संत सगुण निर्गुण के साथ साथ उनके उपनाम। लेकिन दो चीजें जो अधीनस्थ बोर्ड बार बार फोकस करेगा, सुनिए कौन कौन सी। प्रमुख संतों ने कौन से ग्रंथों की रचनाएं की, एक तो उनके ग्रंथों की रचना, ग्रंथ देखने, संतों ग्रंथ कौन कौन से हैं, साथ साथ में प्रमुख संत देख करके उनके शिष्य से प्रश्न आते हैं। जैसे गरीबदास किसका शिष्य था, मिस्कंदास किसका शिष्य था, हंसोजी किसका शिष्य था, है ना, तो वो उनके शिष्य से प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रमुख शिष्य है, उनके प्रश्न आ जाएंगे। और इसके अतिरिक्त है संत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रश्न बहुत चर्चित है, क्योंकि अभी हाल ही में भाई इनका उर्स संपन्न हुआ है, अभी हाल ही में इनका उर्स संपन्न हुआ है, तो ये बहुत फेमस है। पूरा का पूरा फैक्ट हमने चिश्ती संप्रदाय का डाला है, टेलीग्राम पे है, इंपॉर्टेंट। चिश्ती संप्रदाय को पढ़ना है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, कितने गांव, छोटी बड़ी देग वगैरह जो भी बातें हैं, आपको सारी निचोड़ पढ़ना इसका है। दूसरी बात है महिला जो संत है, महिला संतों में मीराबाई का प्रश्न आ सकता है, मीराबाई को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं राजस्थान के संतों में शाखाएं, संतों की शाखाएं जरूर देख लीजिए, जैसे रेण है, सियंथल है, खेड़ापा है, खाकी है, खालसा है, नागा है, उन संप्रदायों की शाखाओं पर ध्यान देना है। अब बात आते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ये तो आपकी 10th क्लास की बुक में लास्ट में दे रखे हैं, जैसे डिग्गीपुरी वगैरह है, कुछ हिस्ट्री वाले के स्थल भी हैं, कुछ कला संस्कृति के स्थल भी हैं, पर्यटन की दृष्टि से आ जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं जो हिस्ट्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहे हो, उनको लेकर के हैं। जैसे कि बात करते हैं कालीबंगा भी ऐतिहासिक स्थल हो चुका है आपका, बुड्ढा जोड़ भी धार्मिक स्थल भी है, ऐतिहासिक स्थल भी है, उसका कुछ इतिहास रहा है, उन चीजों को लेकर के प्रश्न आ सकते हैं। मांडलगढ़ ऐतिहासिक स्थल है, क्यों है, तो आप सभी ने पढ़ रखा है। हालांकि ये टॉपिक पर्यटन का भी हिस्सा है, ये टॉपिक सभ्यता का हिस्सा भी है, ये टॉपिक हिस्ट्री का है, वहां पढ़ोगे तो टॉपिक अपने आप में कवर हो जाएगा, कुछ डिफरेंट नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट है राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व, तो पहले मैं बात करूंगा नवीनतम लेटेस्ट न्यूली चर्चित व्यक्तित्व, जैसे धनखड़ साहब जी हैं जो अभी चर्चित है, आपको पता है कि सीटी में पूछ लिया गया था। 6 अगस्त उनके मतलब निर्वाचित, 6 अगस्त आ गया, 11 अगस्त शपथ कब ली थी, है ना, नियुक्त कब हुए थे, शपथ कब ली थी, प्रश्न ऐसा पूछा गया था, तो धनखड़ साहब का प्रश्न आ सकता है। या राजस्थान के कुछ चर्चित व्यक्तित्व जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ऐसे कुछ व्यक्तित्व जिनको लेकर पढ़ना है। अब हिस्ट्री की दृष्टि से व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम आप पढ़ोगे हैं, चाहे जानकी देवी बजाज का है, रत्नाजी शास्त्री का है, राजस्थान में महिमा देवी किंकर जी का नाम आता है, जमनालाल बजाज का नाम आता है, इसके अलावा हम कह सकते हैं विजय सिंह पथिक जी का नाम आता है, विजय दानजी देथा का नाम, वो तो गैर साहित्य में आ जाएगा। राजस्थान के ऐसे व्यक्तित्व हिस्ट्री की दृष्टि से भी है, कला संस्कृति की दृष्टि से भी है, और राजस्थान के अभी हाल ही में राजनीतिक दृष्टि से भी चर्चित, जैसे भैरव सिंह जी शेखावत का नाम आ जाता है, तो क्यों खास है ना, या धनखड़ साहब का नाम आता है, क्यों खास है, और दलवीर जी भंडारी जी का नाम आ सकता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, व्यक्तित्व के अंतर्गत है। अब राजस्थान के वस्त्र आभूषण में देखिए भाई, वस्त्र के अंतर्गत है जो पगड़ी के प्रकार जरूर देख लीजिएगा, आजकल पगड़ी के प्रकार पूछ लेते हैं, साड़ियों के चीर पटोरी, है ना, वंश के,
साड़ी के प्रकार पूछे गए थे, प्रकार जरूर देख लीजिएगा। है लहरिये के प्रकार 10th क्लास की बुक में दे रखे हैं, साड़ी के प्रकार 10th क्लास की बुक में दे रखे हैं। और इसी के अंतर्गत वस्त्रों में जनजाति महिलाओं के जो वस्त्र या पुरुषों के वस्त्र हैं, चीरा है, फेंटिया है, सापा है, पोतिया है, कच्छावू है, या खूसनी है, रेजा है, फड़का है, ये जो नांदना है, जितने आदिवासी महिलाओं के वस्त्र जो ड्रेस है वो पढ़नी ही पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस राजस्थान के आभूषण, इसकी ट्रिक बहुत सही है, सब बच्चों का क्या है टॉपिक वैसे ये। अब है राजस्थान की चित्रकला। देखिए राजस्थान की चित्रकला में बात बताऊं, चित्रकला को लेकर के, तो राजस्थान की चित्रकला और हस्तकला में सुनिएगा, राजस्थान की चित्रकला और हस्तकला में है, तो चित्रकला के अंतर्गत है राजस्थान के चित्रकला के जो स्कूल हैं वो देखने हैं। राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया वो देखना है। राजस्थान के कुछ फेमस चित्रकार, उनके नाम और एग्जाम्पल, कमला, इलायची, साहिब राम, साहिबुद्दीन, या किशनगढ़ का बनीठनी का जो चित्र बनाया था, या डालू चित्रकार हैं, या हम कह सकते हैं रागमाला का चित्र जिसने बनाया था, जो बड़े बड़े फेमस चित्रकार हैं उनके नाम देखने हैं। और राजस्थान के चित्रकला के जो चित्रित जो ग्रंथ हैं, यह टॉपिक मैं करा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, क्लास से पहले पहले आप मुझे बता दिया करो, जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड हो मैं पूरा का पूरा टॉपिक करा दूंगा उस दृष्टि से, जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से है। जैसे कि ओद निरुक्ति वर्त है, दशैव कालिक सूत्र चूर्णी है, आर्ष रामायण है, भागवत पुराण है, सुपासना है, चर्यम है, उत्तराध्यान सूत्र है, रागमाला है, जितने जो चित्रित ग्रंथ हुए थे वो चित्रित ग्रंथ किस टाइम पीरियड के हैं, किस राजा के टाइम के हैं, और उस चित्र का रचना, उस चित्र को बनाने वाला चित्रकार कौन सा है वो देखना है। सुपासना चर्यम चित्रकार कौन था, हिरानंद था, किसके टाइम, मुगल के टाइम है। जैसे कि श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी चित्र है तो किसके टाइम, तेज सिंह के टाइम है, कब का, 1260 का है। दशैव कालिक सूत्र चूर्णी कब का है, 1060 का है। ओद निरुक्ति कब का है, तो प्रत्येक चित्र उनका टाइम पीरियड देखना है। और इसके जो अतिरिक्त है चित्रकला में कुछ विशेषता से प्रश्न आएंगे। जैसे राजस्थान में सबसे पहले रंगीन चित्र कहाँ शुरू हुए थे, भित्ति चित्रों के लिए फेमस कौन सी हवेलियां हैं, राजस्थान में सबसे पहले पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पे बने, सबसे पहले मुगल शैली का प्रभाव किस शैली पे आया था, चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, दाढ़ी विहीन चेहरे किस शैली के अंतर्गत है, नारियों की तैराकी की मुद्राएं किस चित्र शैली में बनाई गई है, भिखारी को भिक्षा देती शहजादी का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र किस शैली के अंतर्गत है, राजस्थान में पशु पक्षियों की चित्र वाली शैली कौन कौन सी है, चित्रों के नीचे सबसे पहले नाम किसने बनाए थे वो देखने हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों आपको ज्यादा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से चित्रकला के प्रश्न आएंगे। और एक बात और है, राजस्थान के प्रमुख जो चितेरे हैं, जैसे नीड का चितेरा, बिलों का चितेरा, गांवों का चितेरा, राय का चितेरा, है ना, तो फड़ चितेरी महिला है, देश की पहली फड़ चितेरी महिला है, तो उनको लेकर के प्रश्न देखने आपको है। और हस्तकला, तो इसके अलावा एक है हस्तकला। तो राजस्थान में हस्तकला की बात करते हैं तो भौगोलिक चिन्हीकरण में जीआई टैग में हमारी कितनी चीज शामिल हो चुकी है वो देखना है। राजस्थान के हस्तशिल्प जो गांव बनाए गए हैं, तो राजस्थान के हस्तशिल्प गांव कौन कौन से हैं। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी हस्तशिल्प नीति जारी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये प्रश्न उसने लिख दिया, शायद छाप दिया होगा। राजस्थान की हस्तशिल्प जो नीति है लगभग छाप दिया प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, बहुत खास प्रश्न है। राजस्थान सरकार की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई थी, जीआई टैग में जो शामिल कलाएं हैं, राजस्थान की जीआई टैग में हस्तशिल्प जो गांव अभी नया बन गया वो कौन सा बना है, तो ये देखना है। लेकिन जैसे मंगीलाल जी मिस्त्री का नाम आता है, और कौन, मंगीलाल जी, गोपाल जी सैनी का नाम आता है, नाथीबाई का नाम आता है, इसका पूरा का पूरा निचोड़ डाला है, पूरा का पूरा निचोड़ डाला है हमने हस्तकला के कलाकार, चित्रकला कलाकारों का, वो आप देख लेना, आप जाते जाते टाइम है, काम आ जाएगा आपके उस पेज में से। अगर एक प्रश्न पड़ गया ना तो मेहनत वहां पे हमारी रंग ले आएगी, तो ये है। तो अब है इसके बाद है राजस्थान की 1857 की जो क्रांति है, भाई सुन लीजिएगा, 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति में क्या पढ़ना है। 1857 की जो क्रांति है उसमें जो सैनिक छावनियां थी, उसका विद्रोह का दमन करने के लिए जो बटालियन बनाई गई थी, मेर बटालियन है, एमबीसी बटालियन है, या शेखावटी बटालियन है, या इसके अलावा बात करते हैं जोधपुर लीजन बटालियन है, वो देखना है। वहां पे विद्रोह का दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल जो एजेंट बनाए गए थे वो देखना है।
वहां पे विद्रोह है कौन सी डेट को हुआ था, जैसे कि नीमच में कब हुआ था, और वहां उस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, जैसे ज़ियादल मेहराब खां कहां से थे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी सारणी है जो आपके काम आ जाएगी इस प्रकार से, छावनियां, रेजिमेंट, नेतृत्वकर्ता, विद्रोह कब हुआ, पॉलिटिकल एजेंट, और बड़ी जो घटनाएं जो इंपॉर्टेंट पढ़नी है। तांत्या टोपे का राजस्थान में क्या रोल था, तांत्या टोपे राजस्थान में ज्यादा किस रियासत को लूटा था, तांत्या टोपे सबसे पहले कहां पे आया था, कौन कौन से युद्ध हुए थे, वो देखना है तो ये आ जाएगा। और इसके अलावा राजस्थान में जनजातीय किसान, अब जनजातीय तो मैंने बता दिया कि पीएम साहब यहाँ पे आए थे, गोविंदगिरी जी वाला जो स्थल है कौन सा, मानगढ़ धाम, मानगढ़ को पूरा पढ़ दीजिए, छप जाएगा प्रश्न आराम से, लगभग कर देंगे। और ये सारा है। किसान आंदोलन के अंतर्गत है, किसानों को लेके बेंगू है, बिजोलिया है, फेमस हुए हैं, निमुचना भी है। लेकिन ध्यान देना है, चाहे प्रजामंडल हो, चाहे एकीकरण हो, चाहे जनजाति, चाहे किसान, उन आंदोलन में राजस्थान की महिलाओं का क्या रोल रहा है, बिजोलिया वगैरह में उन महिलाओं की भूमिका देखनी है। प्रजामंडल में महिलाओं की भूमिका, सावित्री देवी, सूरज देवी है, या शारदा गोयल का नाम आता है, या रत्ना शास्त्री का नाम आता है, सत्यभामा जी का नाम आता है, या अंजना जी चौधरी का नाम आता है, किशोरी देवी का नाम पढ़ेंगे, दापी दादी का नाम पढ़ते हैं, उत्तमा देवी का नाम पढ़ते हैं। पूरा महिलाओं को लेकर के पूरा एक पेज डाल रखा है मैप वाइज, किस क्षेत्र की कौन सी महिला ने आंदोलन में भाग लिया या कौन सा विद्रोह किया था, वहां से ये प्रश्न आ सकता है। महिला जरूर देखनी है। और राजस्थान के प्रजामंडल सुन लीजिए, प्रजामंडल में आजकल वो क्या प्रश्न करेगा, 4-5 संस्थाएं दे देगा, जैसे कौन कौन सी है, मारवाड़ यूथ लीग दे देगा, चरखा संघ दे देगा, कोई राजस्थान सेवा संघ दे देगा, चारों संस्थाएं देकर के उनकी स्थापना का क्रम बताना है, एक प्रश्न ये। दूसरा, प्रजामंडल देकर के वहां पे बड़ी घटना कौन सी हुई, जैसे डाबड़ा कांड कब हुआ था, किस प्रजामंडल में वो पूछ सकता है। इसके अलावा प्रजामंडल देकर के कौन से प्रजामंडल में कौन सा दिवस बनाया गया था पूछ सकता है। और प्रजामंडल देकर के कौन से प्रजामंडल का कार्यकर्ता कैसे जुड़ा हुआ नहीं है, सीईटी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सीईटी एग्जाम में प्रजामंडल देकर के उनके कार्यकर्ता देकर के प्रश्न पूछ रहा है, तो उनके कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, उनकी संस्थाएं, ये है। लेकिन सुन लीजिएगा, 3 प्रजामंडल मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 सबसे नंबर 1 राजस्थान में प्रजामंडल की राजनीतिक दूरी थी। मारवाड़ प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल है। ये 4 या 5 प्रजामंडल अच्छे देख लीजिए, यहां से प्रश्न आ जाएगा। ये है। अब है राजस्थान की भाषा, ये टॉपिक मैं तैयार कर रहा हूं, पहले ही तैयार कर रहा था, और इसका अभी 1 या 2 दिन में इसकी यूट्यूब पे क्लास आ जाएगी, नोट्स भी आ जाएंगे। है राजस्थान की भाषा को लेकर के मैप में पूरी जो बोलियां देखनी है, लेकिन वो क्या करता है, बोली की उपबोली का प्रश्न पूछ सकता है। जैसे निमाड़ी किसकी उपबोली है, तो किसकी उपबोली है, किसकी बोली नहीं है, वो देखना है। राजस्थान की भाषा बोली का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, ये देखना है। और सबसे पहले राजस्थानी के लिए राजस्थानी बोली शब्द किसने प्रयोग में लिया, किसने नाम दिया, ये राजस्थान का नाम राजस्थान किसने दिया, राजस्थान किसने दिया, अलग पढ़ते हैं। राजस्थानी बोली के लिए किसने कहा था, ये प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आ चुका है, तो ध्यान से पढ़ना है। और इसके बाद में राजस्थान के साहित्यकार में टॉप 50 ग्रंथ डाले थे, साहित्यकारों के नाम सुन लीजिएगा, लगभग यही पूछेगा। कोमल कठारी जी का नाम है, लक्ष्मी कुमार चौंडावत जी का नाम है, कन्हैयालाल जी छेटे का नाम है, विजयदान जी देथा का नाम है, सीताराम जी लालस का नाम है, कर्नल जेम्स टोड का नाम है। राजस्थान के मॉडर्न साहित्यकार कह सकते हैं, जो अब पूछ सकते, चंद्र सिंह बिरकाली का नाम है, अर्जुन देव जी चारण जी का नाम है, आईदान जी भाटी का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है, जो साहित्यकार कह सकते हैं, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद तो ये तो था भैया जीके का पर्सन था, जो टॉपिक आपको बताए हैं वहां से आपको अच्छे पढ़ना है। अब है कुछ शैक्षिक परिदृश्य का है। देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह बताई दिए हैं, राजस्थान के राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष वगैरह तो कॉमन टॉपिक है, आप कर दोगे। लेकिन ध्यान दे लेना, तारीखें पूछ सकता है, सभी को पता है राज्य वृक्ष कब शामिल, कौन सी डेट डाल सकता है वहां पे, ईयर सेम दे करके, तो तारीखें भी देखना है, ईयर भी देखना है। प्लस इसके अलावा राजस्थान के जो शुभंकर देखने, इसमें राजस्थान के शुभंकर जिलों के प्रतीक आ जाएंगे, वो जिले के प्रतीक, राजस्थान के प्रतीक दोनों पे ध्यान देना है। राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं वो तो पहले की थी ही, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने 5 योजनाएं जो न्यू ऐड की है, वहां से प्रश्न आ सकता है। अब इस टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, ये टॉपिक मैंने यूट्यूब पे कराया है, आप देखोगे। अभी सीटी का एग्जाम हुआ ग्रेजुएशन लेवल का, प्रश्न कैसे आई, खाली योजना देख करके
किस विभाग की है, बस इतना सा ऊपर ऊपर का पूछ लिया। खाली योजना जैसे शहरी रोजगार योजना देख करके कितने दिन का है, किस विभाग की है, इतना पूछ लिया। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चे तो मतलब आधे से भी डीप जा रहे हैं, रोजाना रसोई गिनते हैं कि पहले 951 थी, फिर 956 हो गई, 980 हो गई, फिर 1000, लास्ट टारगेट 1000 का है। ऐसे करोगे तो पारी नहीं पड़ेगी आपकी भैया, कितनी गिनोगे। सरकार का हर योजना पे कितना कितना बजट का व्यय किया गया है, इतना दिमाग पागल हो जाएगा। तो इतना पढ़ने की ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेन बड़ा बड़ा क्या करना है, सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है कौन सी विभाग की योजना है, प्लस दूसरी बात योजना की नोडल एजेंसी क्या है, तीसरी बात उस योजना में बड़ी बड़ी जो खास सरकार की खास योजना रही है, सरकार वहां से उस योजना के बारे में पूछ सकता है ना, वो देखनी है। अब बजट का अगर हम कंफ्यूज पढ़ोगे, रसोइयों की संख्या गिनेंगे तो उसमें डेटा रोजाना चेंज होते जा रहे हैं, कब तक कितना करोगे आप, तो 27-24 तक पढ़ते जाओगे इसे। तो ये है। और जो नई योजना बनी है, 5 योजना है, उन पर ध्यान देना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सरकार की पहले की 3 योजना पहले की डाल देगा ऑप्शन में, और एक योजना नई वाले डाल देगा कि पूछेगा कि इसमें हाल ही में कौन सी योजना न्यूली अपडेट है, ये भी डाल सकता है। इसलिए इन पे ध्यान देना आपको है। और इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। देखोगे भाई राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र यूट्यूब पे डाल रखे, सभी ने पढ़ रखे होंगे, लेकिन मोस्टली राजस्थान में काजरी है, आफरी है, बीचवाल को लेकर के है, बेर अनुसंधान को लेकर के है, खजूर अनुसंधान को लेकर के है, भेड़ बकरी अनुसंधान केंद्र को लेकर के है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न अनुसंधान केंद्र देख लीजिए, इंपोर्टेंट है। जैसे बीकानेर के आ जाएंगे, जोधपुर के आ जाएंगे, मालपुरा बीकानेर टोंक का आ जाएगा है, ये लगभग तो यहां से प्रश्न छप जाएगा। काजरी, आफरी, बीचवाल को लेकर के, या हम कह सकते हैं तबीजी को लेकर के है, बकरी चारा के अंदर रामसर को लेकर के है, प्रश्न यहां से आ जाएगा है। बड़े बड़े यूट्यूब पे मैंने करा रखे हैं, सारे सभी टीचर्स ने करा रखे हैं, सभी नोट्स भी पढ़ रखे होंगे इसके हैं। ज्यादा डीप मत पढ़ो, कई बच्चों इतना डीप पढ़ते हैं अनुसंधान के, इतने डीप जाते हैं। जो बेसिक बातें हैं पहले आप ये क्लियर हो, ऐसा ज्यादा कचरा पढ़ने का, ज्यादा डेप्थ जाने का टाइम नहीं है। लास्ट में बड़ी बड़ी बातें पढ़ें और ईयर याद रह जाए, इतना एनफ है। लेकिन ध्यान दीजिए अनुसंधान केंद्र में एक बात और है, कौन सा अनुसंधान केंद्र किसकी हेल्प से स्थापित हुआ, ध्यान देना है। जैसे बकरी अनुसंधान केंद्र, जैसे भेड़ बकरी जो अनुसंधान केंद्र है मालपुरा बीकानेर टोंक में किसके सहयोग से स्थापित है, बकरी चारा केंद्र किसके सहयोग से स्थापित है, थोड़ा उनके सहयोग भी है, काजरी किसके सहयोग से स्थापित है, तो उनका हेल्प भी देख लेना है ना। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। अब खिलाड़ी टॉपिक तो बहुत डीप है, 1948 से लेकर के अब तक का पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंतर्गत ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक हालांकि सरकार ने बंद करवा दिए, एक प्रश्न बन सकता है। उनका प्रतीक चिन्ह लोगो लेकर के है, प्लस राजस्थान के ओलंपिक में खिलाड़ी भाग लिया जिन्होंने, या पैरा ओलंपिक में जिन्होंने भाग लिया, या डेप्थ ओलंपिक में जिन्होंने भाग लिया, या कॉमनवेल्थ गेम के अंतर्गत है जो खिलाड़ी आए हैं। ऐसे खिलाड़ी जो राजस्थान के खास खिलाड़ी रहे हैं, जिनका नाम बहुत अग्रणी रहा, जैसे अवनी जी का नाम आ सकता है, देवेंद्र जी झाझड़िया जी का नाम आ सकता है, राजस्थानी प्रिया पूनिया का नाम आ सकता है जिन्होंने क्रिकेट से भी संन्यास लिया था, मिताली राज का नाम आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है। और अभी जैसे रवि बिश्नोई का नाम क्रिकेट से आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। रजत चौहान का नाम आ सकता है, सुरभि मिश्रा, रजत चौहान का प्रश्न आ सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी राजस्थान के, सरिता मोर का प्रश्न पूछा गया था सीटी एग्जाम के अंतर्गत है, जो रेलवे में टीटी के पद पर गंगानगर में आता है। तो उनका गांव जिला तो पढ़ने से पहले आपको उनकी किस संप्रदा से है, वो कौन सी भावना जाट का संबंध कौन सी संप्रदा से वो देखना है, उसके बाद में देखना कहां से है, जिला वगैरह है, ये देखना है। ज्यादा पढ़ने की बजाय जो महत्वपूर्ण जिन्होंने गेम में भाग लिया था उसमें है, और वो देख लीजिए। बड़े बड़े नाम एग्जाम में आएगा, ज्यादा ऐसा डीप पढ़ने का फायदा नहीं है। जो बड़े बड़े नाम आपको बताएं वो पढ़ लीजिए, बाकी तो खिलाड़ी टॉपिक का कोई अंत ही नहीं है, बहुत डीप टॉपिक है ये। अब देखेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल। भाई ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक उसी का आ गया। राजस्थान के, मैं कहां पे था टॉपिक, राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल उसी में आ गया। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, तो पर्यटन का पार्ट हो गया। डिग्गीपुरी उसमें भी आ गया, डिग्गीपुरी इसमें भी आ गया, कालीबंगा यहाँ भी आ गया, कालीबंगा यहाँ भी आ गया, कालीबंगा यहाँ भी आ गया है। प्रसिद्ध नगर में सोजत पाली वहां भी आ गया, यहाँ भी आ गया। हर क्षेत्र में गिरीश सुमेल वहां भी आ गया और यहाँ भी आ गया, खातौली वहां भी आ गया, यहाँ भी आ गया। कॉमन टॉपिक का है, बड़े कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसने नाम दे दिए, कई बच्चे जो फ्रेशर बच्चे हैं तो बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं कि टॉपिक कहां से करें, टॉपिक कहां से करें। हमें पता है प्रश्न किस तरीके से आना है, सबको पता है, ध्यान है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। ध्यान से पढ़ना है भाई, राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग है ना,
तो राजस्थान के इस उद्योगों में राजस्थान की पहली जो मिल स्थापित हुई थी, चाहे वो सूती वस्त्र की हो, चाहे वो चीनी मिल हो पहली, चाहे वो नमक की पहली मिल हो, चाहे पहला उर्वर का कारखाना हो, चाहे पहले सीमेंट का कारखाना हो, चाहे पहले आपका ऊन उद्योग का कारखाना हो, पहली मिल देखनी है आपको। पहली मिल स्थापित कब हुई, कहां पे, वो देखना है। इसके अलावा राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनती है गंगानगर में, कौन से ईयर में बनने शुरू हुई वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत है जो उद्योगों की जो संस्थाएं हैं, उद्योगों की जो संस्थाएं हैं, जैसे रिक्को है, राजसिको है, राजस्थान वित्त निगम है, वो देखना है। और आजकल क्या है, उद्योगों के पार्क बहुत पूछ रहा है भाई, औद्योगिक पार्क, ये करंट वाले पार्क नहीं है, औद्योगिक जो पार्क हैं, जैसे पुष्प पार्क कहां पे स्थापित किया गया है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पे राजस्थान का है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां पे राजस्थान का है, सीतापुरा वाला किस चीज का है, तो कुछ औद्योगिक पार्क देखने हैं। होजरी पार्क कहां पे राजस्थान में स्थापित किया गया है। औद्योगिक पार्क से प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पार्क है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, पार्क से प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। करंट वाले पार्क अलग हैं, जैसे फिनटेक पार्क अलग है, ऑक्सीजन पार्क वो करंट का पार्क है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको उद्योगों के पार्क बता रहा हूँ, औद्योगिक जो पार्क हैं। और इसके अलावा सरकार के जो सेज शामिल, राजस्थान में कितने सेज हैं, सेज क्षेत्र कौन कौन से वो देखना है। और राजस्थान सरकार की जो औद्योगिक जो नीतियां जारी हुई थी, राजस्थान सरकार की पहली से लेकर के अब तक की अपडेट औद्योगिक नीतियां कौन सी है। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन जो योजना, फ्लैगशिप योजना का पार्ट आता है, उस योजना को भी देखना है। नवीनतम औद्योगिक नीति देखनी है, पहली औद्योगिक नीति देखनी है, और औद्योगिक पार्क देखने, औद्योगिक संस्थाएं देखनी है, बड़े बड़े कारखाने आई जाएंगे। राजस्थान की पॉलिटी प्रशासनिक में देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल तो पढ़ना आपको, मुख्यमंत्री राज्यपाल तो पढ़ना है। इसके अलावा आपको महिला जो आयोग है उसमें कुछ संशोधन हुआ है वो देखना है। राजस्थान के अंतर्गत महिला आयोग के अलावा हम कहेंगे राजस्थान के अंतर्गत अभी हाल ही में चर्चित जो आयोग रहे हैं, ये सूचना आयोग रहा हो, चाहे महिला आयोग रहा हो, या आरपीसी जो है, उसको लेकर के प्रश्न, एक प्रश्न आएगा, श्योर आएगा इनसे है। इनकी स्थापना, इनका पहला अध्यक्ष, उनका अब अध्यक्ष कौन है, कितने, उसका संगठन क्या है, स्वरूप क्या है, इसका भी हमने एक पूरा पेज डाल रखा है आयोग का, हमने कल परसों डाला था, वापस डाल देंगे है। साथ ही साथ में आपको मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, स्थानीय स्वशासन का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सीटी एग्जाम के अंतर्गत बहुत अच्छे लेवल की पूछी थी, इसने पॉलिटी को लेकर के है, तो यहां से भी पॉलिटी के प्रश्न अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न सभी बच्चे का अच्छा होगा, और ये टॉपिक मोस्टली कई बच्चों का वीक है पॉलिटी का है। तो यहां से आयोग को लेकर के, राज्यपाल को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के उनका क्रम वगैरह है, ध्यान से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जैसे पालनहार योजना है, राजश्री योजना है, बड़ी बड़ी योजना है, इतना डीप तो मत जाओ, बड़ी बड़ी योजना है उसके बारे में थोड़ा देख लेना, काम चल जाएगा। ये है, अब देखेंगे राजस्थान के अंतर्गत हम बात करते हैं राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य को लेकर के। शिक्षण अधिगम के जो नवाचार हैं, इसका भी फैक्ट डाल रखा है, लेकिन शिक्षण अधिगम के नवाचार में सरकार की ओर से कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्माइल कार्यक्रम वगैरह भी है, सरकार को रेडियो प्रसारण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, तैयार है टॉपिक ये। राजस्थान में केंद्र और राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, ये भी सभी बच्चों ने पढ़ रखी होगी। अब एसएमसी और एसटीएमसी, एसएमसी का स्वरूप ढांचा और एसटीएमसी है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, मीटिंग कब होती है, कितने इसमें कुल मेंबर होते हैं, उसका स्वरूप देखना है एसएमसी एसडीएमसी का। और आरटी के अंतर्गत कौन सी धारा में इनका उल्लेख दिया गया है वो देखना है। और नेक्स्ट है एनईपी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कमेटी है, उसमें जो अनुपालना दी गई थी, किस प्रकार से सत्र का निर्धारण किया जाएगा है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परख है, परख निपुण मिशन है, निपुण भारत मिशन है, परख है, उनकी एब्रिविएशन, उनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्माइल की है, परख की है, निपुण की है, पूरी की पूरी एब्रिविएशन का हमने पूरा फैक्ट पेज डाल रखा है, जहां पे कंप्लीट की पूरी डिटेल से मीनिंग दे रखी है, और इसकी निष्ठा वगैरह की भी है ना। अब है राजस्थान में, इसके अलावा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो प्रश्न बन सकता है, इसके अलावा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो एक्ट है और 2011 का एक्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, 2009 वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब लास्ट टॉपिक है, बस इसके बाद खत्म करेंगे क्लास अपनी। लास्ट टॉपिक है वो है राजस्थान में सामयिक विषय। देखो वैसे तो क्या है कि
पूरा करंट है ही, लेकिन ज्यादा जो चांस रहेंगे तो जुलाई से लेकर के जनवरी तक का करंट अच्छा तैयार होना ही चाहिए। मोस्टली उसमें जो बड़े बड़े मुद्दे आए हैं, मुद्दों की बात करेंगे। राजस्थान में हाल में लेटेस्ट जो पार्क बनाए गए, पहली बात, राजस्थान में हाल ही के अंतर्गत है जो सरकार ने नीतियां जारी की है, लेटेस्ट नीतियां, ग्रामीण पर्यटन नीति है, राजस्थान की हस्तशिल्प नीति है, इको टूरिज्म जो पॉलिसी है वो आ जाएगी है। सरकार के अभी हाल ही में जो पोर्टल जारी किए गए हैं, जैसे सिलिकोसिस पोर्टल वगैरह है, राजस्थान का है राजकोम पोर्टल वगैरह है, या ई नाम मंडी पोर्टल वगैरह है, कुछ पोर्टल आ जाएंगे हैं, नीति आ जाएगी, पार्क आ जाएंगे हैं। इसके जो अतिरिक्त हैं जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे G20 का शेरपा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, या जम्बूरी रोहट पाली का जो स्काउट का सेमिनार यहाँ पे हुआ था उसको लेकर के हैं, प्रधानमंत्री की जो यात्रा वगैरह है उसको लेकर के हैं, धनखड़ साहब जी का प्रश्न को लेकर के आ सकते हैं। ये बड़े बड़े प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक है, शहरी ओलंपिक है, उसमें कौन कौन से गेम ग्रामीण में है, कौन से शहरी के अंतर्गत है, उनका प्रतीक चिन्ह वगैरह क्या है, उसको लेकर के प्रश्न बन सकता है। मोस्टली जुलाई से जनवरी के बीच की जो घटना है उनको देखना है हर मंथ वाइज, प्लस पोर्टल का जी महोत्सव भी है। अभी जैसे ऊंट महोत्सव है, मुरु महोत्सव वगैरह है, राजस्थान में आबानरी महोत्सव है, मारवाड़ महोत्सव वगैरह है, वो देखना है। सारे महोत्सव, सारी नीतियां, सारे पोर्टल का हमने निचोड़ डाला है। टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगीड़, वापिस उसमें हम डाल देंगे। मंथ वाइज पूरा निचोड़ है, मात्र 40 पेज में कंप्लीट पूरे साल का है, कंप्लीट सारी नीतियां निचोड़ का फैक्ट उसमें मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे करंट का प्रश्न वहां से नहीं बाहर जाएगा। ये है तो ये रहेगा है। तो लगभग कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये जो टॉपिक आप पढ़ दोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, घबराइएगा नहीं। ये टॉपिक 2-3 बार निकाल दो आप, अभी टाइम पड़ा है, खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। कोचिंग वाले से कैसा ही पेपर बनाए, कितना ही मॉडल पेपर वाले हाई लेवल का बनाए, पीछे के प्रीवियस आप किताब देख लीजिए, प्रीवियस के पेपर देख लीजिएगा, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, कौन से टॉपिक पे बल दिया गया था, वो टॉपिक यहाँ पे आने हैं। भले ही आप इतना डीप पढ़ते जा रहे हो, लेकिन जो प्रश्न आएगा आप स्मूथली बेसिकली आएगा, आप कर दोगे, घबराना नहीं है। लेकिन जो सिलेक्शन करवाएगा आपका, तो भाई विद्यालय विषय है ना, अहम और टर्निंग पॉइंट रहेगा है। चाहे L1 की बात करेंगे, चाहे L2 की बात करेंगे, विद्यालय विषय को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि ये आपका एक प्रकार का तकड़ा हथियार बन सकता है, ब्रह्मास्त्र बन सकता है, टर्निंग पॉइंट का निर्धारण करने वाला पॉइंट बन सकता है। इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि विद्यालय विषय का अहम रोल है। और अधीनस्थ बोर्ड जहां तक कोशिश है थोड़ा डीप जाएगा प्रश्नों में, तो विद्यालय विषय में जा सकता है। ये आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और साथ ही साथ है जैसे कि आपको इसी अधीनस्थ बोर्ड के टोटल जो पाठ्यक्रम जो मैंने टॉपिक बताए हैं, उस टॉपिक के पूरे टॉपिक देख करके 11 टेस्ट अभी लाइव टेस्ट चल रहे हैं, और मात्र इतने रुपए के अंतर्गत है। ये आपको इसमें डाला हुआ है 151 रुपए का मात्र का है, उसमें 11 टेस्ट हैं। और ये L1 के लिए भी काम की है और L2 के लिए भी काम की है। स्टूडेंट है इसको टॉपिक पढ़ करके और क्वेश्चन कर सकता है, जो मैंने बताए थे उसके ऊपर आधारित टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है। उसमें आपको जो ऑनलाइन स्टूडेंट होंगे उनको इनकी पीडीएफ डाल देंगे है, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हो, उनके काम आ जाएगा है। खुद को बच्चों को कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे फील होगा है। और इस नाम का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहां पे जो आपको फैक्ट मैंने बताए हैं वो वापस रिवाइजन कर देंगे, और जो कुछ बातें और हैं, कुछ टॉपिक और बनाएंगे, वो इसी टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे। जीके विद राकेश जांगीड़ के अंतर्गत है। तब तक के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। एग्जाम तक का हम इसी तरीके से चलते रहेंगे। जो भी खास बातें, जो विषय वस्तु हमें लगेगी आपके लिए, हम टाइम पे इसको डालते रहेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे भला हो जाए।